स्वागत है आप सभी का। वेलकम। कैसे उम्मीद करता हूँ बढ़िया, मस्त, चकाचक, बिंदास। घड़ी ने कर दिया है रात 9:30 बजे का इशारा और शुरू हो गया है प्रोग्राम हमारा। तो उम्मीद करता हूँ मस्त हैं। समीक्षा अधिकारी हिंदी का नियमित अभ्यास लेकर हम आ गए हैं। आप सबकी डिमांड हो रही है कि अब टॉपिक वाइज शुरू किया जाए, तो आज ये शनिवार का अभ्यास कर लिया जाए, फिर अगले सप्ताह में यह भी प्रक्रिया की जाएगी। और सोचने की ज़रूरत नहीं है, आप जितना कुछ विचार करेंगे उससे ज़्यादा ही हम करेंगे, आप चिंता न करें। बाकी बस शुरू करने से पहले बता देना चाहता हूँ, कल सवेरे यानी इतवार 6 जुलाई 11 बजे हम प्रयागराज में होंगे आपसे ऑफलाइन मिलने के लिए। स्थान है ईश्वर शरण कॉलेज कैंपस। तो ईश्वर शरण कॉलेज कैंपस में आ जाइएगा। ये वो जो वहाँ सलोरी पहुँचेंगे, वहाँ पुलिस चौकी के बगल से जो कैंपस के अंदर जाने वाला रास्ता है, उसी रास्ते में आ जाएगा। कोई दिक्कत हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इस लोकेशन को जैसे ही आप गूगल में वो स्कैन करेंगे तो वो आपको लोकेशन दे देगा। तो ये लोकेशन का वो इसका QR है। और बाकी मुलाकात हो जाएगी। बस मिलने का मन था प्रयागराज आकर के सबसे रूबरू मिलने का, तो वो भी हो जाएगा। आइए शुरू करते हैं। पहला सवाल, 11 बजे सवेरे पहुंचना है, याद रखिए। किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? बहुत बढ़िया सवाल है। क्योंकि इधर 3-4 बार आप सब इस सवाल पे मार एकदम उलझे हैं, तो इसलिए हमने कहा कि मत कही कर ली जाए। बार बार आपकी खोपड़ी में 1-2 शब्द हैं जो रख दिए जाएं कि वर्तनी परीक्षम न गलत करो। पूछा गया शुद्ध वर्तनी का चयन करें, तो अगर हम शुद्ध वर्तनी का चयन करें तो पहला लगाने का मन करे तो भी ना लगाइएगा। याद रखना, वर्तनी शुद्धि की दृष्टि से। हो सकता है आप कोई निबंध लिख रहे हो सकता है आप कोई अखबार पढ़ रहे हो, उसमें आपको पुनर्रचना मिल जाए हमारी बला से। हो सकता है जो पेपर आपको मिले उसी पेपर में कहीं पुनर्रचना लिखा हो हमारी बला से। लेकिन अगर वर्तनी शुद्धि में पूछे तो कहना गलत है। जैसे कई बार आप देखते होंगे कि उपरोक्त आप जो पेपर दे रहे होते हैं उसी में कहीं उपरोक्त लिखा रहता है, लेकिन अगर उसी पेपर में वो वर्तनी शुद्धि में उपरोक्त पूछ लें तो कहेंगे ये गलत है। तो जब वर्तनी शुद्धि आए तो याद रखना पुनर्रचना कंसेप्चुअली गलत है। अच्छा, अब आते हैं हस्ताक्षेप, ये भी गलत है। व्याक्रम, ये भी गलत है। सही शब्द है ज्योतिरिंद्र। मास्टर साहब कैसे, ऐसा कैसे सही है? तो समझिए ज्योति ही, और जब जोड़ेंगे इसमें इंद्र तो विसर्ग संधि कहती है कि विसर्ग क्या बन जाएगा? रा बन जाएगा। तो ज्योति तो ऐसे ही रहेगा, ये विसर्ग बन गया रा। इस आधे रा को मिलेगी छोटी ई की मात्रा री। अब आगे अंदर लगा देंगे तो शब्द बन जाएगा ज्योतिरिंद्र, ज्योतिरिंद्र। जिसने नहीं पढ़ी संधि उसको कभी नहीं आएगी वर्तनी शुद्धि। तो इसलिए संधि बिन पढ़े सब हिंदी सून है बच्चा। संधि जरूर पढ़ लो। कहाँ पढ़े मास्टर साहब? इसी चैनल पर चले जाओ, एक दिन मैराथन समझ के पढ़ लो। कुल मिला 4-4.5 घंटे की तीनों क्लास हैं कुल मिला के। स्वर और व्यंजन और विसर्ग अलग अलग मिला लो तो 4-4.5 घंटा क्लास पढ़ेगी। अभी तक ना पढ़े हो तो पढ़ डालो। पढ़ोगे तो हिंदी में आंखें खुल जाएंगी, अंतःचक्षु खुल जाएंगे, शब्द की समझ पैदा हो जाएगी। प्लेलिस्ट में जाइएगा, चैनल चलाना जानते हैं ना, किसी का भी लैपटॉप क्या कहते हैं, जब कोई चैनल का होम पेज खोलें तो उस पर तमाम ऑप्शन दिखते हैं, वीडियो, लाइव, फलाना धमाका। उसी में एक ऑप्शन दिखता है प्लेलिस्ट का। प्लेलिस्ट में जाइए तो संधि की प्लेलिस्ट अलग दिखाई पड़ेगी। स्वर व्यंजन विसर्ग तीनों देख लीजिएगा, बुद्धि खुल जाएगी। व्याक्रम, यह भी संधि का क्रम मामला है। वय शब्द नहीं, वयः है, और जब उसमें क्रम जोड़ेंगे तो वयः क्रम यानी उम्र का क्रम, तो वयः क्रम से लगा दीजिए। तो वय क्रम कहेंगे तो अर्थ बदल जाएगा। अकेले वय संस्कृत में बोला, हिंदी में बोला जा सकता है, लेकिन जब वो किसी शब्द में जुड़ रहा है तो मूल शब्द तो वयः है ना, तो उसको उसके अनुसार जोड़ा जाएगा। आइए हस्तक्षेप की बात करें तो हस्ताक्षेप नहीं होता है, हस्त और क्षेपण माने फेंकना। मान लीजिए कि कोई 2 लोग बात कर रहे हैं और आपने कहा तो ये क्या है? हस्तक्षेप है। हाथ फेंकना माने किसी के काम में दखलंदाजी करना। कितना सुंदर शब्द गढ़ा गया, बताओ। हस्तक्षेप, हाथ फेंकना। क्षेपण तो समझते हैं ना, क्षेपण, प्रक्षेपण, प्रक्षेपास्त्र इसी क्षेप से बना है। क्षेप तो माने फेंका हुआ होता है। तो जब आप क्षेप फेंक दिए हाथ, ऐसे मतलब हाथ से रोक देना, तो इसका मतलब किन्हीं चाहे को लोगों के बीच में दखलंदाजी करना। तो हस्ताक्षेप काहे हो जाएगा? हाँ, हस्त आक्षेप बनाने की जरूरत नहीं है, खाली छेप लगा देंगे तो भी ठीक है। तो हस्तक्षेप, हस्ताक्षेप नहीं बनाएंगे ना, उसमें आक्षेप। यहाँ आप कहें गुरुजी हम हस्त में आक्षेप जोड़ दें तब हम हस्ताक्षेप बना दें। यार जो शब्द सदैव से प्रचलित है उसमें तुम नई बुद्धि सीख जाओ तो उस बुद्धि का दुरुपयोग नहीं करना है।
सही शब्द हस्तक्षेप है, यही प्रचलित है, यही लिखें, उसमें कोई तर्क नहीं जोड़ना है। पुनर्रचना का है गलत है, गुरुजी गलत है, सही शब्द पुनर्रचना लिखा जाएगा। एक बहुत बेसिक रूल हमने आपको बताया है, रूल ये है कि ये विसर्ग का जो खेल है, जैसे नी और उसमें जब जोड़ते हैं रस, तो ये जो नी है ये निर बनता है, निर, और उसमें फिर जुड़ता है रस, और ये नियम बनता है कि अगर आधे रा के बाद रा आ रहा है तो उसको अर्र करने के बजाय क्या कर दिया जाता है, पूर्वाक्षर को दीर्घ कर दिया जाता है, ये मात्रा बड़ी हो जाएगी और ये नीरस हो जाता है, बस नीरस हो जाता है, और कुछ नहीं हो रहा है। बस ये विसर्ग का आधा रा गायब नहीं, ये जो आधा रा है ये कुछ अर्र वर्र ना करेगा, ये पूर्वाक्षर को दीर्घ कर देता है, नीरस बना देता है। ऐसे ही अगर आपके सामने नी रव आ जाए तो आपने सदैव देखा, मैं कंसेप्ट बता रहा हूं आपको, 1000 जगह पुनर्रचना लिखा मिलेगा, हमारी बला से वर्तनी शुद्धि में पुनर्रचना लिख के आना, इसके लिए नियम बताता हूं, और कोई तर्क नहीं दे रहे हैं कि हम कह रहे हैं, मानो रूल दे रहे हैं, इस रूल को समझ जाओगे तो तुम्हारी बुद्धि में बात चली जाएगी। शब्द क्या बन जाएगा, शब्द बन जाएगा निर रव, ये एक खाली पुनर्रचना नहीं है, सारी वर्तनियां शुद्ध हो जाएंगी, इसलिए समझिएगा। तो ये शब्द क्या बनाता है, नी रव बनता है, रूल बना, नीरस नीरव सदैव लिखे हो, इस तरह से बनते हैं। तो अगर हम नी रोग बनाएंगे तो शब्द क्या बनेगा, शब्द बनेगा निर रोग, और नियम क्या कहता है कि रा आवे तो आप इसको बड़ी बना देंगे, नी रोग कर देंगे, यानी कि इसके पहले रा के पहले जो मात्रा लगी है वो दीर्घ कर देंगे। तो यही काम यहां होगा, पुनः रचना, रचना, तो शब्द क्या बनेगा, ये नियम यही कहेगा कि भैया अब आगे का जो मात्रा है ये पुनर्रचना बनेगा, ये शब्द क्या बनेगा, पुनर्रचना, ये बन रहा है। तो इस पुनर्रचना में ये अपने से पहले वाले की मात्रा को दीर्घ करके पुनर्रचना बना देगा। तो बाय दिस रूल, जैसे ये सब नियम बने कि पहले वाले दीर्घ, पहले वाले दीर्घ, ऐसे ना की मात्रा को बड़ा बना करके पुनर्रचना बनता है। ये मैंने दोबारा आज फिर बता दिया, क्योंकि एक बार बताया था तो 4-5 दिन तक कमेंट आते रहे, गुरुजी सही है कि सही है। परीक्षा की दृष्टि से वर्तनी शुद्धि में पूछा जाए, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का सवाल हो, गलती से पुनर्रचना के अलावा कुछ ना लिखना, तुम्हारा उसके बाद जो मन करे वो तुम चाहे जो लिखो, हम उसमें कुछ रोक नहीं सकते बच्चा। हमारा काम है हिंदी सही बताना, अकेला आदमी मैं खड़ा होऊंगा सही बताने को हिंदी तो बताएंगे, हाँ आयोग मानेगा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग बौड़मों का आयोग नहीं, बहुत समझदार आदमी इस समय पेपर बना रहा है, पिछले पेपर उठा के देख लीजिए, छींक आ जाएगी। इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्या है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्या है? अष्टवक्र, समवर्ण, अश्वा, आस्पद। तो अगर हम अष्टवक्र पर जाते हैं तो हम जानते हैं कि ऋषि हैं जिनका नाम अष्टावक्र है, अष्टवक्र नहीं है, अष्टावक्र। तो ऋषि का नाम है, तो जो जिसका नाम है शुद्ध लिखो, उसको बिगाड़ने की क्षमता ठीक नहीं है, आपका तरीका भी ठीक नहीं होगा। अब आते हैं संवरण में, ये अंक की बिंदी लगेगी, शब्द क्या बनेगा, संवरण बनेगा। गुरुजी का है आधा माँ नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते, कहाँ नहीं लिख सकते हैं, अगर या, रा, ला, वा, शा, शा, सा, हा, ये 8 अक्षर लिखे हैं तो इनके पहले कोई आधा माँ कोई आधा ना का खेल नहीं बनेगा, वो जो भी बनेगा वो अंक की बिंदी वाला कंसेप्ट बन जाता है। तो जैसे आप संयम लिखें तो आप कभी संयम या संयम ना लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, ये नॉट एक्सेप्टेड। आपको लिखना पड़ेगा संयम, आपको लिखना पड़ेगा संरक्षण, आपको लिखना पड़ेगा संवरण, आपको लिखना पड़ेगा संहार। आप संहार नहीं लिख सकते हैं, आप लिखेंगे तो आपको गलत कहा जाएगा, कोई संहार नहीं, सही शब्द क्या होगा, संहार। यहाँ सिर्फ अंक की बिंदी का ही ऑप्शन बचता है। हाँ, बदल सकते हैं, कहाँ बदल सकते हैं, अगर का से लेकर के माँ तक के अक्षर, यानी का, कचट तप, खचट तप, गजट दप, घजट दप, अंग नमा, अर्थात काखा काका अंगा, चाचा चाचा, टाठा ढाड़ा, ताथा दाधा, पाफा बाबा मा, ये वर्गों के व्यंजन आवे, तो इनके पास अंगा को रिप्लेस करने के लिए जो आखिरी अक्षर है अंगा, इया, ना, मा, उनसे रिप्लेस हो जाता है। या भी व्यंजन संधि में 5वां नियम में पढ़ लोगे तो बुद्धि खुल जाएगी, लेकिन इनके लिए आप सिर्फ अंक की बिंदी लिख सकते हैं। अश्वा एकदम सही लिखा है गुरुजी। अश्वा क्या होता है, याद रखिए, अश्व होता है पुल्लिंग, अश्व का स्त्रीलिंग होता है अश्वा। तो ये जो लोग अश्वी बनाए रहे हैं उनसे कहो जी अश्वी अश्वी ना बनावे, ये गलत है, अश्वी नहीं होता है, अश्वा होता है। और बचा क्या, आस्पद, तो ये हो जाएगा आस, ये सही है। आस्पद गोत्र को कहते हैं, आस्पद एक प्रत्यय के तौर पर लगता है तो के योग्य का भाव बना देता है। हाँ, वैसे आस्पद, आप कोई पूछे आपका सरनेम क्या है या ही संस्कृत में पूछना चाहे तो कह सकता है आपका आस्पद क्या है, ये सरनेम पूछने की प्रक्रिया के लिए प्रयोग किया जाने वाला शब्द है। बाकी जब ये प्रत्यय के तौर पर जुड़ता है तब क्या बनता है,
आपने कहा हास्यास्पद माने हंसने के योग्य, आपने कहा विवादास्पद माने विवाद करने के योग्य, तो वो आस्पद जो है वो प्रत्यय के रूप में जुड़ेगा तो के योग्य का भाव देगा। अलग अलग एक एक शब्द के अलग अलग प्रयोग होते हैं हिंदी में, सब प्रयोगों को समझना पड़ेगा। यहाँ कोई ऑब्जेक्टिव जिंदगी नहीं है, भाषा ऑब्जेक्टिव नहीं होती, भाषा डिस्क्रिप्टिव ही होती है। पूछिए ऑब्जेक्टिव जा सकती है आपसे। इनमें से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए। तो भैया शुद्ध वर्तनी पकड़े तो विहंगिनी और वैधव्यता और चातकी और पक्षीराज में से एक का शुद्ध दिख रहा है, कौन? चातकी। चातक का स्त्रीलिंग चातकी होता है, चातक चातकी। यहां ये बता देना चाहते हैं कि कोई चातकनी लिखे तो काट देना, कोई चातकनी शब्द प्रचलित नहीं है उसके फीमेल के लिए, चातक चातकी होता है, ठीक है। अच्छा, पक्षीराज गलत का है लिखा है, अगर राज जुड़ जाता है तो अपने से पूर्वाक्षर की मात्रा को ये छोटा कर देता है, पक्षीराज को क्या बना देंगे? पक्षीराज बना देंगे। ऐसे योगी और में राज जोड़े, यहाँ योगी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी नहीं है, योगी माने योग करने वाला के लिए कहा गया है योगी, और उसके बाद जोड़ा जाए राज, यहाँ राज का अर्थ राजा है, तो अगर योगी में राज जोड़ेंगे तो शब्द बन जाएगा योगी राज। योगी राज का तात्पर्य हुआ योगियों में राजा, ये सामासिक पद है। समास के बाद यह सामासिक प्रक्रिया है कि राज शब्द जब समास बनाता है, किसी शब्द में भाव निकलता है योगियों का राजा, तो शब्द बन जाता है योगी राज। तो राज जुड़ेगा पक्षी, पक्षियों का राजा पक्षीराज। भाव यह है कि समास हुआ है और समास ये कहता है कि राज जब जुड़े तो राज का अपना पर्टिकुलर रूल है कि वो अपने से ठीक पहले की मात्रा को छोटा करवा लेगा। तो ये भी सही है, ये भी सही है। अगर आप योगी राज लिखेंगे तो उसका अर्थ निकलता है योगी जी का राज, दैट हैज डिफरेंट मीनिंग। जिस मीनिंग में या भाषा में शब्द विद्यमान है वो योगीराज के रूप में विद्यमान है। भगवान कृष्ण को योगीराज कहा जाता है, तो वो योगीराज श्री कृष्ण, योगेश्वर श्री कृष्ण, ठीक। यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर, भगवद गीता में लिखा है श्लोक। अब आते हैं वैधव्यता। आप जानते हैं धव माने क्या होता है? धव माने पति होता है, तो विधवा, धव माने पति और धवा माने पति वाली, और विधवा माने जिसका पति न हो, अर्थात पति ना रह गया हो तो उसको विधवा बोलेंगे। इस विधवा होने के भाव को दो शब्दों से एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कन्वर्ट किया जा सकता है। आप इसको वैधव्य कह लीजिए, नहीं एक ही तरीका वैधव्य चलता है। वैधव्य, तो वैधव्य जो है वो इस विधवा शब्द का भाववाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है, क्योंकि इसमें कोई विधवता जैसा शब्द बनेगा नहीं, तो भाववाचक संज्ञा बन गया। अब वैधव्य जब भाववाचक संज्ञा बन गया तो आप जानते हैं भाववाचक संज्ञा यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाने के लिए ता लगाना या लगाना, दो प्रक्रियाएं चलती हैं। तो अगर आपने एक बार या लगा के उसको भाववाचक संज्ञा बना दिया तो व्हेन इट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो आप इसमें एक्स्ट्रा ता लगा के आप इसके साथ अन्याय नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए वैधव्यता कभी नहीं लिखा जाएगा, चातुर्यता कभी नहीं लिखा जाएगा, माधुर्यता कभी नहीं लिखा जाएगा। अगर या से एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक संज्ञा बना दी हो तो अब उसमें कोई ता मत लगाना। दैट्स वाई वैधव्यता गलत है। सही शब्द क्या होगा? वैधव्य होगा। यहां भी ठीक है। विहंगिनी नहीं होता है, विहंग माने होता है पक्षी, विहंग कहते हैं पक्षी को, पर्यायवाची है, याद कर लेना। अगर विहंग का कोई कहा चिड़िया पक्षी मतलब वो स्त्रीलिंग पक्षी हो तो क्या बनाएंगे? तो विहंग का विहंगी बनता है। विहंग एक पुल्लिंग शब्द है जबकि विहंगी एक स्त्रीलिंग है। विहंगिनी नहीं होता है। विहंगी लिखा हो माने मादा चिड़िया और विहंग लिखा हो माने नर चिड़िया, तो विहंग विहंगी यह शब्द प्रयोग चलता है, तो इसको भी याद रखिएगा। विहंगिनी कभी नहीं कहेंगे। ये इतनी वर्तनी और इतने कंसेप्ट आपको तीसरे सवाल में मिले। अब 3 के बाद 4 नंबर पर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से सर्व का पर्यायवाची शब्द नहीं है। क्या नहीं है सर्व का पर्यायवाची? बताइए। क्या नहीं है सर्व का पर्यायवाची? क्या नहीं? तो देखें, तो सर्व किसको कहते हैं सबसे पहले ये जानना पड़ेगा। सर्व सबसे पहले किसे कहते हैं ये जानना पड़ेगा। सर्व कहते हैं भगवान भोलेनाथ को, शंकर शंकर, शिव शिव। अब दिए गए ऑप्शन में कौन भोलेनाथ का पर्यायवाची नहीं है? लक्ष्मीकांतम कमलनयनम पद्मनाभम सुरेशम। ये क्या लिखा है? पद्म। पद्म माने कमल, नाभ माने नाभि से निकला हुआ, तो कमल जिनकी नाभि से निकला हुआ है। देखिए ऐसे विष्णु भगवान लेटे हुए हैं
हाँ, शेषनाग के ऊपर उनकी नाभि से कमल निकला है, उस कमल के ऊपर भगवान ब्रह्मा विराजमान है, तो भगवान ब्रह्मा को कमल आसन कह देते हैं। पद्म है जिनकी नाभि में, कमल है जिनकी नाभि में, वह पद्मनाभ कौन है? वह भगवान विष्णु है। एक हाथ उनके कमल, एक कमल, शंख चक्र गदा पद्म, 4 चीजें विष्णु भगवान के हाथ में है, तो एक कमल उनके हाथ में भी है, तो उनको पद्म पाणि भी कहते हैं। भगवान शंकर को भगवान विष्णु को पद्म पाणि भी कहते हैं, और क्या कहते हैं? पद्मनाभ भी कहते हैं, पद्मनाभ भी कहते हैं। तो पद्म यानी कमल, कमल जिनकी नाभि से निकला है वे पद्मनाभ हैं। तो ये तो हो गए भगवान विष्णु, तो बाकी सब शंकर जी हैं। हाँ भैया सुनो, आप कहेंगे क्या सर एक ही मात्रा गलत लिखी है? नहीं, गिरीश भी एक शब्द है जिसको याद कर लीजिएगा। एक शब्द होता है गिरीश, ये भगवान शंकर हैं, इसका अर्थ होता है गिरीश सेते इति गिरीशाह, माने गिरि पर शयन करने वाले, शयन करने वाले, सोने वाले, यानी गिरि जिनका आवास है, तो गिरि पर शयन करने वाले भगवान शंकर हैं, गिरीश वाले। ये भगवान शिव का पर्यायवाची है। लेकिन अगर गिरीश कहा जाए तो 2 अर्थ निकलते हैं। गिरि धन ईश से बनेगा गिरीश, ये प्रक्रिया अलग है। इसका अर्थ होता है पहाड़ के राजा, तो पहाड़ के राजा एक तो हिमालय हैं और दूसरे कैलाशपति होने से भगवान शंकर को भी गिरीश कहा जाता है। तो गिरीश लिखेंगे तो अनेकार्थी है हिमालय और शंकर जी का, लेकिन गिरीश लिखेंगे तो सिर्फ एक ठप्पा मारेंगे शंकर जी। और कभी समानभाषी भिन्नार्थक में आ जाए, जोड़े वाले सवालों में आ जाए, यहाँ तो नहीं, सामान्य हिंदी परीक्षा में तो पूछ लेता है गिरीश गिरीश अर्थ बताइए, तो गिरीश का अर्थ 100% शंकर जी लिखना, उसका अर्थ हिमालय भी लिख सकते हो शिव जी के अलावा। बात समझ गए? तो याद रखने योग्य बात थी। तो अब आगे गिरीश शंकर जी हो गए। विरूपाक्ष, यह 2 शब्दों से मिलकर के बना है। विरूप माने रूप और विरूप माने बिगड़ा हुआ रूप। अवक्ष माने क्या होती है? आंख। तो जिनकी आंखें रूप बिगाड़े हैं वे विरूपाक्ष हैं। तो गुरुजी आंखों का रूप कैसे बिगड़ा है? इस दुनिया में भगवान ने जितनी आकृतियां बनाई हैं उन सब आकृतियों के आप देखेंगे, या जितने भी देव शक्तियों का विग्रह का क्या कहते हैं आपने अपने देखा होगा, तो आंखें जो होती हैं वो हॉरिजॉन्टल होती हैं। एक आपको भगवान भोलेनाथ दिखेंगे जिनकी जो आंखें हैं वो हॉरिजॉन्टल के साथ एक आंख वर्टिकल लगी हुई है। तो दुनिया का रूप है वो हॉरिजॉन्टल आंख, लेकिन विरूपित अक्ष किसके पास है? विरूपित आंख किसके पास है? भगवान भोलेनाथ के पास। तो विरूपाक्ष भगवान शिव को कहते हैं। एंसेंट हिस्ट्री में एक सवाल आया था कभी कि भगवान विरूपाक्ष के मंदिर के अधिष्ठाता कौन है? तो ये सब तो चुटरू पुटरू सवाल ऐसे हो जाएंगे, खाली पर्यायवाची जान लो। तो विरूपाक्ष मंदिर के अधिष्ठाता अधिपति कौन देवता होंगे? शंकर जी तो होंगे। अच्छा, पिनाकी, पिनाक नाम का एक धनुष है और यह धनुष भगवान शंकर के पास है। पिनाक एक धनुष का नाम है जो शिव जी का धनुष है, इसलिए भगवान शंकर को पिनाकी यानी कि शिव धनु पिनाक को धारण करने वाला, तो पिनाकधर या पिनाकी कह दिया जाए तो भगवान शंकर का पर्यायवाची हो जाएगा। जौन बढ़िया लगे स्क्रीनशॉट ले लो और कॉपी में नोट कर लो। स्क्रीनशॉट इकट्ठा ना करा करो, नोट्स बना लिया करो, वो ज़्यादा जरूरी है। निम्नलिखित में से विशेषण का चयन कीजिए। यह है, चल रहा है कमेंट चलने दें, पढ़ने का पूरा रस लें, यही मजा है। अब आएंगे धीरे धीरे, यही दहाने पे आएंगे। निम्नलिखित में से विशेषण का चयन कीजिए। प्रतीक्षा, सान्निध्य, परम, माधुर्य। विशेषण से याद आया, आज वो विधेय विशेषण विशेष विशेषण सवाल नहीं बनाए, वो अगली बार में बना देंगे, चिंता मत करिए। किसी एक दिन भी आपने देख लिया तो बुद्धि खुल जाएगी, याद आ गया। इनमें से विशेषण का चयन कीजिए। प्रतीक्षा, सान्निध्य, परम और माधुर्य। पूछा जाए विच वन इज एडजेक्टिव, तो भैया विशेषण की पहचान हमने सिखाई है। कैसे सिखाई है गुरुजी? आप उससे कहिए शब्द से कि ये विशेषता बताओगे। तो प्रतीक्षा आदमी नहीं, ठीक नहीं लग रहा। प्रतीक्षित, हाँ प्रतीक्षित, प्रतीक्षा किया हो, प्रतीक्षित लिखा होता तो मान लेते। सान्निध्य भी विशेषता नहीं बताता है। परम धर्म, परम मित्र, परम वैभव। परम शब्द गुरुजी राजी है, ये सबकी विशेषता परम बना करके उसको श्रेष्ठ, सबसे बेहतर, सबसे अच्छा का भाव देता है, तो परम विशेषण है। माधुर्य एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, मधुर लिखा होता तो विशेषण होता, माधुर्य भाववाचक संज्ञा है। सानिध्य माने किसी का साथ, याद रखना सानिध्य ऐसे लिखा जाएगा। आप लिखें तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, सानिध्य। दुई थे आधा नाद, एक आधा ना एक्स्ट्रा होता है, याद रखें। अगर नहीं लिखेंगे तो वर्तनियां गलत हो जाएगी। आधा ना एक एक्स्ट्रा होता है इसमें, ठीक। आइए अगले सवाल पर प्रोसीड करें। सवाल संख्या 6, मधुर का विपरीतार्थक क्या होगा?
अपोजिट आ गए विशेषण के बाद विशेष अपोजिट। तो मधुर का अपोजिट क्या होगा? तो मधुर का भाव जो होता है वो मीठे का भाव होता है। देखो सिक्त माने होता है भीगा, रस सिक्त माने रस से भीगा, रस से भरा हुआ। तीक्ष्ण माने होता है तीखा, तिक्त माने होता है तीता, अर्थ भी जानते चलो। और रुक्ष माने होता है खुरदरा। अब मधुर का अर्थ कोमल होता है कि मीठा होता है? गुरुजी मधुर का अर्थ तो मीठा होता है। तो मीठा का अपोजिट क्या लेंगे? आप कहेंगे गुरुजी तीखा लगा दें, नहीं गलत लगाओगे। तीखा जो शब्द होता है वो मीठे का अपोजिट नहीं है, तीता है मीठे का अपोजिट, इस बात को समझ लेना। तीता है अपोजिट। तीता क्या होता है? एक मिर्चा अपनी जबान पे लगा दो तो जो कड़वाहट फील होगी उसको कहते हैं तीता। गांव में बहुत लोग कहते हैं मिर्चा बहुत तीता है, वो एकदम सही बोल रहे हैं, तिक्त का तद्भव बोल रहे हैं, और तुमने उसको तीखा बना दिया। तीखा वो होता है जिसमें धार होती है, जो काट दे, इसकी धार बहुत तीक्ष्ण है। तो धार के संदर्भ में तीक्ष्ण या तीखे का इस्तेमाल करते हैं, तीते का इस्तेमाल नहीं करते हैं। जबान को काटता नहीं, जबान पर चुनचुनाता है। तो तीता, तिक्त का तद्भव तीता और तीक्ष्ण का तद्भव तीखा। इसमें एक दुई सवाल तत्सम तद्भव भी है और अपोजिट भी है। बात समझ गए? तो मधुर का जो विलोम लगाएंगे वो तिक्त लगाएंगे, खुरदरा नहीं लगाएंगे, तीखा नहीं लगाएंगे और सिक्त नहीं लगाएंगे। हाँ, तीक्ष्ण माने तीखा है तो धारहीन कह दिया जाए, मंद कह दिया जाए, कुंद कह दिया जाए, ये सब जिसमें धार ना होने का भाव निकल के आए वो उत्तर मानेंगे। अगला सवाल है उपत्यका का अपोजिट क्या होगा? ये बीच में सवाल पूछ लेना जरूरी है बीच बीच में। हाँ, इसलिए क्योंकि याद रहे यार, सरल वाला ना भूल जाओ, कहूँ पता चला गुरुजी कठिन कठिन तो सीखें, सरल भूल गए। उपत्यका और अधित्यका, उपत्यका का विलोम अधित्यका होता है। गुरुजी कैसे होता है? जब ये पहाड़ है और कोई पहाड़ है और उस पहाड़ का जो पहाड़ के नीचे वाला जो क्षेत्र होता है, इस समतल क्षेत्र को, पहाड़ के समतल नजदीक समतल क्षेत्र को, उसके नीचे समतल क्षेत्र को उपत्यका कहते हैं। और मान लीजिए ये पहाड़ आगे जाए और इस तरह से ऊपर होता चला जाए, तो पहाड़ के ऊपर अगर कोई ऐसा विशेष भाग है जो समतल क्षेत्र है, तो पहाड़ के ऊपर वाले समतल क्षेत्र को अधित्यका कहा जाता है। पहाड़ के समीप की समतल भूमि को, पहाड़ के समीप की भूमि को उपत्यका और पहाड़ के ऊपर की कोई भूमि को अधित्यका बोला जाता है। तो उपत्यका का विलोम अधित्यका होता है। ये सवाल ज्योग्राफी का है लेकिन हिंदी में एज अपोजिट पूछा जाता है। द्रोणी किसको बोलते हैं? जहां जल वल भर जाता है, जल संभर क्षेत्र को द्रोणी बोला जाता है। और द्रोणी भी याद करने का तरीका है, द्रोण जो शब्द है वो तत्सम है, इसका तद्भव होता है दोना। तो जैसे कहीं कोई संरचना ऐसी बन जाए जो दोनों ऐसी बन जाए तो उसमें पानी भर जाएगा ना। तो जिस क्षेत्र में पानी भरा हो उस क्षेत्र को द्रोणी कहते हैं। मतलब कोई गहरा गड्ढा इस प्रकार का हो, कोई दो घाटियों के बीच इस तरह से स्थान बन गया हो जिसमें जल भरा हो सकता हो, तो उसको द्रोणी कहते हैं। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। एक कविताओं की पुस्तक दीजिए। मैंने एक परीक्षा के लिए आवेदन किया, फल की एक दुकान से उसने केला खरीदा, वह एक उपन्यास पढ़ रहा है। अशुद्ध, गलत। वह एक उपन्यास पढ़ रहा है, एकदम सही लिखा हुआ है। फल की एक दुकान से उसने केला खरीदा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, सब सही चल रहा है। मैंने एक परीक्षा के लिए आवेदन किया, यह भी ठीक है। एक कविताओं की पुस्तक दे दीजिए, इसको कौन सी अशुद्धि कहते हैं? अशुद्धि कहते हैं, इसको पदक्रम अशुद्धि कहते हैं। एक कविताओं नहीं, कविताओं की एक पुस्तक, ये एक यहाँ हो जाता है तो वाक्य शुद्ध हो जाता है। इस गलती को पदक्रम संबंधी अशुद्धि कहते हैं। सीक्वेंस बिगाड़ दिया जाए, ऑर्डर बिगाड़ दिया जाए, आकाश में झंडा लहरा रहा है, सुधार दिया जाए झंडा आकाश में लहरा रहा है, पैटर्न बन जाए। कई बार ऐसा होता है कि शब्द का अर्थ नहीं बदलता है लेकिन वो शब्द की अनविति, वाक्य बनाने की अनविति होती है। एक बेसिक रूल होता है, जो बेसिक पैटर्न है, कर्ता कर्म। जब तक आप गद्य को पद्य ना बना ले, कुछ दिल में जो भी आ रहा है बोल रहे हैं, भावनात्मक रूप से बोल रहे हैं, उसी समय इजाजत होती है कि आप हिंदी के गद्य के नियम को तोड़ें। वरना नियम वही है कि पहले संज्ञा कर्ता की बात करेंगे, कर्ता आ जाएगा, फिर अपने यहाँ पहले कर्ता के बाद कर्म की बात करते हैं, आखिरी में क्रिया की बात करते हैं। आप कह सकते हैं कोई भी वाक्य, भाव समझ में आ जाएगा। आप कहें राम जाने लगा राम, लगा जाने राम, आप कह देंगे, सामने वाला समझ जाएगा, अर्थ भी नहीं बदलेगा। लेकिन वाक्य में जो उसका जो इंटेंशन है, जो वाक्य का उद्देश्य है, जो एक अन्विति, जो उसका सीक्वेंस होता है, वो बदल जाएगा। व्याकरण में इसको भी अशुद्धि माना जाता है। यदि कोई अशुद्धि ना मिले तो यह भी अशुद्धि हो सकती है, तो इसलिए ध्यान रखिएगा। तो यही पदक्रम है। तो एक कविताओं की, यहाँ तो अर्थ भी बिगड़ जा रहा है, अर्थ ना भी बिगड़े तो भी पदक्रम वाजिब नहीं होता है। सीक्वेंस बिगाड़ना नहीं चाहिए वाक्य के बने बनाए फ्लो का। तो एक कविताओं की पुस्तक दे दीजिए, नहीं कविताओं की एक पुस्तक दे दीजिए, इसको याद रखिएगा। 8 के बाद 9 नंबर पर चलते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करिए। शुद्ध का चयन करें।
सरल सवाल है। मैं रविवार के दिन तुम्हारे घर आऊंगा। अगर वार और दिन एक साथ आ जाए तो काट देना, वार और दिन एक साथ नहीं आने चाहिए, गलत होता है। वार के माने दिन होता है, रविवार का मतलब रवि का दिन, उस दिन का नाम रवि है। ऐसे दिन का नाम सोम है, दिन का नाम सोमवार नहीं है। सोमवार माने सोम का दिन, मंगलवार माने मंगल का दिन, बुधवार माने बुध का दिन, गुरुवार माने गुरु का दिन, शुक्रवार माने शुक्र का दिन, शनिवार माने शनि का दिन, और रविवार माने रवि अर्थात सूर्य का दिन। इसको आदित्यवार भी कहते हैं। यही आदित्यवार तमाम सारी भाषाओं में जाके इतवार बन गया, आदित्यवार। हाँ, तो आदित्यवार है, आदित्यवार सूर्य का वार, सूर्य का दिन। तो आप देखें, रविवार के दिन में तुम्हारे घर आऊंगा, तो वार और दिन गलत है। हर लोग नहीं, हर लोग अपना काम करो नहीं भाई, हर कोई अपना काम करो, हर व्यक्ति अपना काम करे, इस तरह से बोलेंगे हर लोग ठीक नहीं है। हिमालय से गंगा निकलती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, सबसे शुद्ध लिखा है। और सारी और भर, अगर वह सारी रात जागता रहा तो वही अर्थ निकल रहा है जो रात भर से निकल रहा है। तो जब एक अर्थ प्रकट करने वाले दो चीजें वाक्य में लिखे जाएं तो उसको भी काट देते हैं। तो इसलिए ये गलत, ये गलत, ये गलत। सही कौन सा है? हिमालय से गंगा निकलती है। सवाल संख्या 10 पर चलते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। मास्टर साहब, खाली पढ़ाई मजा न है, खाली पढ़ाई नहीं आज खाली पढ़ाई करो। शुद्ध वाक्य का चयन करिए। तो भैया शुद्ध वाक्य अगर देखेंगे तो सिर्फ एक शुद्ध वाक्य है, उसे देखकर मेरे आंसू निकल पड़े। बड़ी बढ़िया एक ठो गजल याद आ रही है। इंटरमीडिएट में हमारे एक सहपाठी गाया करते थे। सहपाठी क्या, वो सीनियर थे। तो होता ना इंटरमीडिएट के टाइम पर हम जहाँ थे सरकारी स्कूलों में रैली उसको बोलते हैं। तो जब कल्चरल कॉम्पिटिशन्स होते थे तो तमाम सारे स्कूल, जिले भर के स्कूल और क्या कहते हैं फिर प्रदेश, वो मंडल भर के स्कूल, इस तरह वहाँ पर जिला स्तर पर गए, मंडल स्तर पर गए, इस तरह के कॉम्पिटिशन्स होते थे। तो उसमें हमारे सीनियर मित्र थे नूर अली, बहुत प्यारा गाते थे वो गज़ल, अभी भी संभवतः गाते हैं। और उन्होंने गज़ल उन्होंने सुनाई थी, इतना न जिंदगी में किसी के खलल पड़े, माने इतना ज़िंदगी में किसी की परेशानी ना आवे कि रोने से हो सुकून, नहीं हंसने से हो सुकून ना, रोने से कल पड़े। हंसने से सुकून ना मिले और रोने से कल यानी चैन पड़े। यहाँ कल लिख दे रहा हूं, पर्यायवाची भी पूछ लेगा, अनेकार्थी भी पूछ लेगा। कल कहते हैं चैन को, सुकून को। कल का मतलब होता है आने वाला कल, और कल माने कलपुर्जा या मशीन, अर्थात मशीन। कलपुर्जा में जो कल है वो मशीन है। तो कल के 3 मतलब होते हैं, कोई मतलब मिल जाए तो समझ लेना। आप तुमको कल पड़ गई ऐसा बोला जाए तो तुम ये ना कहना ना ये कल कब से पढ़ने लगी, परसों क्यों नहीं पढ़ी। भैया कल पड़ जाना माने चैन पड़ जाना। हाँ, जैसे लोग पूछते हैं कि मती कैसे मारी जाने लगी, अकल नहीं, अकल कब से मारी जाने लगी। हाँ, तुम मुहावरा नहीं पढ़े हो तो मुहावरा नहीं होगा यार, मुहावरा है, अपनी बुद्धि बढ़ाओ। तो कल पढ़ना इसका मतलब होता है चैन पढ़ना। काला ना पड़ा था मोहे, ये वो तमाम ठुमरियों में आया है, तमाम गानों में आया है। तो कल पढ़ना माने चैन पढ़ना। खैर, तो इतना न जिंदगी में किसी के खलल पड़े, हंसने से हो सुकून ना, रोने से कल पड़े। उसी में मैं जिस तरह पी रहा हूँ ये अश्क के गम, कोई दूसरा पिए तो कलेजा निकल पड़े। बड़े प्यारी आंसू निकल पड़े से वो गजल की राइमिंग याद आ गई। खैर, अकेला यही सही है, उसे देखकर मेरे आंसू निकल पड़े। आप वापस कब लौटेंगे, तो वापस के साथ लौटना क्रिया का प्रयोग नहीं करेंगे। आप वापस कब आएंगे ऐसा बोल दीजिए, या आप बोलिए आप कब लौटेंगे। वापस और लौट ये 2 शब्द एक वाक्य में लिखे हो तो काट देना। बालक को भी गुस्सा आती है, गुस्सा आता है, आती नहीं है। यह काम आप पर निर्भर करता है। इसमें भी एक दिक्कत आ गई, निर्भर शब्द के साथ करना क्रिया का प्रयोग नहीं करते हैं। यह काम आप पर निर्भर है, खाली इतना बोल दीजिए निर्भर है, दैट इज सफिशियंट। कोई आवश्यकता नहीं कुछ दाएं बाएं करने की। आइए 10 के बाद 11 पर चलते हैं। आकुंचन का विलोम क्या होगा? बहुत बढ़िया सवाल, बहुत जबरदस्त है। आकुंचन का विलोम क्या होगा? तो आकुंचन, ये शब्द ऐसे हैं जो 2-3 बार आपकी नजर के सामने नहीं आएंगे तो परीक्षम कंफ्यूज होगे, इसलिए खोपड़ी में धर देंगे खोल के।
आकुंचन का विलोम क्या होगा जी? विलोम माने उल्टा होता है, आकुंचन माने क्या होता है? आकुंचन माने संकुचन होता है। हाँ, ये समानार्थी शब्द है। आकुंचन माने सिमटना, विकुंचन माने सिमटना। देखो, आकुंचन लिखा हो चाहे विकुंचन लिखा हो चाहे संकुचन लिखा हो, ये तीनों का मतलब सिमटना है, समानार्थी है। तुम आकुंचन का विकुंचन लगा के आओगे, एग्जामिनर मुस्कियाएगा, वो देगा इनमें से कौन सा जोड़ा सही है या गलत है, फिर लिख देगा आकुंचन विकुंचन, तुमको लगेगा सही है लेकिन गलत है। आकुंचन भी सिमटना है, विकुंचन भी सिमटना है, संकुचन भी सिमटना है, बटुरना है। तो विलोम कहाँ मिलेगा गुरुजी? आकुंचन हुआ, सिमटे आच्छादन माने कवर करना, अनाच्छादन माने ओपन करना। तो एक ही ऑप्शन बचता है और वो है विस्तार, इसके सिवा कुछ ना लगा सकते। आकुंचन का विकुंचन लिखा लिखा हो सकता है, लिखा हो कोनो किताब वाला लिख दिया, उनको खाली आ भी से मतलब है, मतलब का निकलेगा इससे थोड़े मतलब है। आकुंचन भी सिमटना है, विकुंचन भी सिमटना, कभी इनको विलोम ना समझ लेना वरना गलत हो जाओगे। संकुचन भी सिमटना है, आकुंचन का विलोम दिए गए 4 ऑप्शन में विस्तार होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। सवाल संख्या 12, रसज्ञा किसका पर्यायवाची? ज्ञा माने जानना और ज्ञा पर बड़ा की मात्रा लगा दो तो ज्ञा माने जानने वाली। किसको जानने वाली गुरुजी? रस को जानने वाली। रस माने क्या होता है? रस माने होता है स्वाद, स्वाद को जानने वाली। कौन है इसमें से स्वाद को जानने वाली? नाक स्वाद नहीं जानती है, सोना स्वाद नहीं जानता है, धरित्री नहीं, जिह्वा, जबान, जीभ। जिह्वा का तद्भव क्या होता है? जीभ होता है। जिह्वा को रसज्ञा कहते हैं और क्या कहते हैं? रसना कहते हैं। जो रस को जानने वाली है, जो रस देने वाली है, जो स्वाद लेती है, वह जबान ही है। बाकी आपकी है, जब मुंह का प्रोसेस हटा दिया जाए, यहाँ पाइप डाल के खाना डाल दिया जाए, आप दुनिया खाना खा जाओ, आपके लिए बेकार है वो। आप काजू पिस्ता सब दुनिया भर का खाते हैं और ये सोया चाप और चिल्ली चाप और चौचौ चाप, ये जो गबड़ गबड़ खाते हैं, ये खाली जबान का खेल है। इतनी ये यही स्वाद जानती है, ये हट जाए तो स्वाद का खेल है खत्म। ऐसे कुछ मट्टी अंदर डाल दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये समझ लीजिएगा, जिह्वा ही है जो रस को जानने वाली है, स्वाद को जानने वाली है, इसलिए जिह्वा को जीव रसना रसज्ञा कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर सवाल है, छोड़िप का पर्यायवाची क्या होगा? शब्द तोड़ करके अपने मन से तुम्हारी आंखों के आगे अर्थ दे जाए तो मजा है, यही सिखाते हैं हम, सवाल जवाब नहीं सिखाते आपको। छोड़ किसको कहते हैं? छोड़ कहते हैं राजा को। नहीं गुरुजी, राजा को नहीं कहते हैं। छोड़ कहते हैं धरती को, और मही कहते हैं धरती को। ठीक, तो गुरुजी धरती और इसके आगे पा का क्या मतलब है? पा का अर्थ है पालन करने वाला। जितनी धरती उसके हिस्से में है उतनी धरती का वो पालन करता है। तो छोड़ी यानी धरती का, पा माने पालन करे, मही माने धरती का, पा माने पालन करे, तो छोड़ीप और महीप किसको बोलेंगे? राजा को बोला जाएगा। तो दिए गए पर्यायवाची में राजक पर्यायवाची छोड़ीप है। इंद्र छोड़ीप नहीं है, भार्या पत्नी को बोलते हैं, भृत्य नौकर को बोलते हैं, तो एक राजा का ही पर्यायवाची है जो सेट बैठ रहा है। और एक सुंदर शब्द याद आता है, नृ माने क्या होता है? नृ माने होता है नर यानी मनुष्य। नृ और नर दोनों संस्कृत में शब्द हैं, मूल शब्द नृ है जिससे नर की उत्पत्ति होती है। दोनों संस्कृत शब्द हैं, दोनों का अर्थ है मनुष्य, नर। अब अगर हम कहें नृपति यानी मनुष्यों का मालिक तो राजा, और हम खाली कहें नृप मनुष्यों का पालन करने वाला तो राजा। ऐसे हम कह दें नरपति तो वह भी हो जाएगा राजा। तो बच्चा, राजा जिस धरती के राज्य है मालिक होता है उसका पालन करता माना जाता है, इसलिए छोड़ीप और महीप कहते हैं। और अच्छा, उतने का प्रमुख होता है तो महीस भी कह सकते हैं, छोड़ीस भी कह सकते हैं, महीस भी कह सकते हैं। ईस माने प्रमुख होता है, पा माने पालन करने वाला, पैटर्न है समझ ले जो, तो मजे मजा है। तो छोड़ी माने धरती, पा माने पालन करेगा कौन? राजा, तो छोड़ीप हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे अगले सवाल पर। सवाल संख्या 14 आपके लिए, विशेष से विशेषण की दृष्टि से कौन सा गलत विकल्प है? एक तरफ विशेष से लिखा है, विशेषण लिखा है, मतलब संज्ञा लिखी है, दूसरे उसका विशेषण बनाया गया है, तो कौन सा गलत है?
उपासना माने पूजा प्रार्थना करना, उपास्य माने पूजा के योग्य, ये मेरे उपास्य देव हैं, मैं इनकी उपासना करता हूँ। उपासना से उपास्य बन रहा है, एकदम ठीक बन रहा है, जोड़ा एकदम सही है। अवरोध माने रोकना, अवरुद्ध माने रोका हुआ, एकदम सही जोड़ा बना है। आयु माने उम्र, आयुष्मान माने उम्र वाला, यह भी जोड़ा सही है। अधिकृत शब्द जो है वो अधिकार से बना है, अधिकार में आए हुए को अधिकृत बोलेंगे, अधिक से नहीं बना है अधिकृत, इसीलिए यही विशेष विशेषण की दृष्टि से विकल्प गलत है, बाकी सब सही हैं। आओ जी आगे बढ़े। सवाल संख्या 15, विशेष विशेषण के नजरिए से कौन सा सही विकल्प है? सही विकल्प है तंत्र से तंत्री, करुणा से कारुणिक, प्रभा से प्रभात, मधु से मधुकर। मतलब एक विशेष से एक संज्ञा और दूसरा संज्ञा से बना विशेषण, ऐसा कौन सा शुद्ध जोड़ा लग रहा है? तो सुनो, मधु माने भंवरा, वो मधु माने शहद, और मधुकर माने वो शहद या फूलों का रस लेने वाला भंवरा। तो गुरुजी ये दोनों संज्ञा हैं, हमें तो किसी एंगल से इनमें विशेषण का भाव नहीं लग रहा है। प्रभा माने चमक, प्रभात माने सुबह, दोनों संज्ञा हैं, ये भी जोड़ा नहीं लगा रहा। तंत्र माने सिस्टम या तार, और तंत्री माने तार से बजाई जाने वाली जो वीणा होती है उसको तंत्री बोल देते हैं, ये भी वीणा का अर्थ दे रहा है, ये तंत्र का वर्णन दे रहा है, यह भी जोड़ा विशेषण का नहीं बना रहा है। तो फिर एक का बन रहा है करुणा, भाववाचक संज्ञा, उससे शब्द क्या बनाया? कारुणिक दृश्य, कारुणिक दृश्य। तो कारुणिक ये करुणा से बना हुआ जोड़ा वाजिब लग रहा है, बाकी वाजिब नहीं लग रहा है। याद रखिएगा, शब्द का ज्ञान तो होना चाहिए, लेकिन संग संग इस बात को ध्यान रखिए कि आपके सामने जो 4 ऑप्शन लिखे हैं उसमें सबसे बेस्ट क्या है, यही चुनना हमारे संग सीखने की विद्या है, बाकी तो सब ये है। आगे सवाल संख्या 16, अधिक, अरे व्यास लिख गया है, अधिक वयस, अधिक वयस वाली स्त्री, वयस किसको बोलते हैं वो तो आप जानिए। अधिक वयस वाली स्त्री के लिए एक शब्द बताइए। अध्योढ़ा, अन्योढ़ा, अनूढ़ा, प्रौढ़ा। वयस माने होता है उम्र, अधिक वयस वाली, अधिक उम्र वाली को क्या बोलते हैं? तो दिए गए 4 ऑप्शन में अच्छे से जान लीजिएगा। अधिक उम्र वाली को प्रौढ़ा बोलते हैं। प्रा माने विशेष, ऊढ़ा माने जो विवाहिता, ऊढ़ा विवाहित स्त्री के लिए शब्द आता है सामान्यतः, विवाहिता स्त्री। और प्रा माने जो अब प्रमुख हो गई हो, माने उम्रदराज हो गई हो जो, तो उसको प्रौढ़, जैसे आदमी होता है तो उसको प्रौढ़ बोल देते हैं, स्त्री को प्रौढ़ा बोल देते हैं। तो वैसे अनूढ़ा शब्द कैसे बना है? तो प्रौढ़ा अधिक उम्र वाली स्त्री, सामान्यतः 30 पार कर गई हो, विवाही हो गया, 30 ब्याह न हुआ हो तो कोई न कहा कि नहीं गुरुजी हम प्रौढ़म गिने जाएंगे क्या? नहीं, अब ब्याह हो जाएगा तो वही प्रौढ़म गिने जाएंगे। तो 30 से सामान्यतः 55, ऐसा जो ये शब्द रचने वाले लोग हैं और भाषा विज्ञान के माध्यम से पता चलता है। तो प्रौढ़ा शब्द 30 से 55 तक की जो महिला के लिए प्रयोग किया जाता है। अनऊढ़ा, अनऊढ़ा तो शब्द बनेगा अनूढ़ा, माने जेकर ब्याह न हुआ हो। अर्थ क्या निकलता है? अविवाहित स्त्री, अविवाहित स्त्री। और अन्योढ़ा, अन्य की, हमारी नहीं किसी अन्य की, अन्य ऊढ़ा, अन्योढ़ा। ये सब वो रीतिकाल के कवि बैठ के फुर्सत से इमेजिन करते थे, कहें जी ये फलाने हैं, इनका इनकी पत्नी से, उनका उनकी पत्नी से। ये अन्योढ़ा शब्द एक्स्ट्रा मैरिटल वाला मामला है। अन्योढ़ा, अन्य की ऊढ़ा अन्योढ़ा है। वह नायिका जो किसी पर पुरुष से प्रेम करे, तो वो जो पर यानी दूसरा आदमी होगा वो उसको अपनी अपनी थोड़े कहेगा, वो तो दूसरे वाले की कहेगा, माने अन्योढ़ा कहेगा। ऐसे ही अध्यूढ़ा क्या होता है? अध्यूढ़ा वो होती है, अन्योढ़ा माने अन्य की पत्नी, और अध्यूढ़ा क्या होता है? वह स्त्री जिसके पति ने दूसरा ब्याह कर लिया हो। तो पता चला कि जी एक ब्याह पहले से था और उसके बाद जैसे राजा रतन सेन का ब्याह नागमती से हो गया था, नागमती उनकी पहली पत्नी, फिर वो गए लंका और वहां उनको वो समझ में आ गई पद्मावती, वो पद्मावती ब्याह कर लाए। तो जब पद्मावती ब्याह कर लाए तो पद्मावती क्या हो गई? नवोढ़ा, नवऊढ़ा, नई विवाहिता हो गई। और जो वहां वाली नागमती रह गई वो पुरानी में आ गई, तो उनको अधिऊढ़ा, एक्स्ट्रा में ऊढ़ा, अध्यूढ़ा कह दिया गया। तो याद रखिएगा, अध्यूढ़ा वह विवाहिता जिसके पति ने दूसरा विवाह कर लिया हो, अन्योढ़ा किसी अन्य की पत्नी, अनूढ़ा जिसका ब्याह ना हुआ हो, प्रौढ़ा अधिक वयस यानी अधिक उम्र वाली स्त्री के लिए प्रयोग किया जाने वाला शब्द है। बढ़े आगे, सवाल संख्या 17, रेशमी वस्त्र के लिए एक शब्द इनमें से कौन सा है?
व्याख्या का ही तो रस है। कल सवेरे मिलिए आप सब जने, प्रयागराज वाले सारे छात्र मिले 11 बजे सलोरी में ईश्वर शरण कॉलेज पुलिस चौकी के बगल से जो गेट गया है उसी में एंट्री करिएगा। बाकी तमाम लोग दिख जाएंगे, आ जाइएगा। बतकही होगी, मिलने आए हैं, परीक्षा के पहले बतकही करेंगे, क्या पढ़ना पढ़ाना है क्या, या कुछ भी बातें जो आपके मन में खूब सारे सवाल जवाब होंगे वो पूछ लीजिएगा। कोई बात बतकही हो जाएगी तो ये सब हो जाएगा, मिलना हो जाएगा ना, होता ना, फीलिंग मिलने वाली अलग होती है यार। तो देखिए रेशमी वस्त्र, तो रेशमी वस्त्र क्या है? कसिका। कसिका काशी की क्षेत्रीय बोली को कहा जाता है। क्षेत्रीय का है, लिखो काशी क्षेत्र की बोली को ही तो कसिका कहते हैं, तो बोली क्षेत्रीय ही होती है, तो काशी की बोली को कसिका कहा जाता है। अच्छा, मलमल अलग कपड़ा है, पट वस्त्र को बोलते हैं। दिए गए 4 ऑप्शन में खाली एक जोड़ा बैठता है, चीनांशुक। चीनांशुक। अब यहां समझिएगा, कोई पूछे कपड़ा का पर्यायवाची बताओ, तो कपड़ा का पर्यायवाची में सबसे पहले इसका तत्सम करपट लिखो, और क्या लिखो? पट लिखो, और क्या लिखो? अंबर लिखो। अंबर अनेकार्थी शब्द है, अंबर माने आकाश, अंबर माने कपड़ा भी होता है। और क्या लिखो? अंशुक लिखो, अंशुक, अंशुक माने भी कपड़ा होता है, बहुत अच्छे से याद कर लो। तो अब आए चीनांशुक, माने चीन का कपड़ा। चीन अंशुक से बना है, चीनांशुक। उत्तर प्रदेश के एई परीक्षा में आया था सवाल ये, चीनांशुक किसको बोलते हैं? रेशमी वस्त्र को बोलते। भाई ये रेशम बनाने की जो कला है हमने चीनियों से सीखी है। तो भारत के लोग, प्राचीन लोग बड़े ईमानदार होते थे, जिस आदमी से जो कुछ भी पाते या सीखते थे उसके नाम से उसको जोड़ देते थे, ताकि हमेशा हम उसके प्रति आभारी रहें, कृतज्ञ रहें। तो रेशम की विधा चीन से आयातित, इसलिए इसको चीनांशुक कहा गया। चीन कभी भारत से कल्चरली, सांस्कृतिक रूप से बहुत ज्यादा जुड़ा और अत्यधिक प्रभावित था। वो तो आज़ादी के बाद वो अंग्रेज सब जगह राज करे, सब मारे, चौपट कर दिए, मान नरक मचा दिए, वरना एक तरीके से चीन में हमारा सांस्कृतिक राज्य हुआ करता था। पूरा बुद्धिज्म दे फॉलो, बस बीच बीच में वो क्षेत्रीय प्रभाव पैदा होते रहते हैं जो बिगाड़ना चाहते हैं हारमोनी को, उस एकता को, तो वो समय के साथ हो गया। इस समय तिब्बतियों के साथ, लामा के साथ, वो सब राजनीतिक प्रतिशोध में चाइनीज जो भी कर रहे हैं सो कर रहे हैं, वो अलग बात है। लेकिन एक समय हमारा उनसे सांस्कृतिक जुड़ाव बहुत तगड़ा था। तभी तो हिंदी चीनी भाई भाई कह के अपने चाचा फंस गए उन चक्कर में। छोटी आंख वालों को भरोसा नहीं किया जा सकता है। तो चीनांशुक ये जनरल बात नहीं है, ये सिर्फ चाइनीज के लिए कही गई, इसको सामान्य जीवन में न जोड़ लीजिएगा। गुरुजी हमारी छोटी है तो काम बेभरोसा आदमी है, चाइनीजों से तो बड़ी होंगी तुम्हारी। तो चीनांशुक क्या है? चीन अंशुक है, तो रेशमी वस्त्र चीनांशुक, चीनांशुक हो जाएगा। और एक शब्द और होता है रेशमी वस्त्र के लिए, वो होता है कौशेय। कौशेय भी रेशमी वस्त्र को कहते हैं और चीनांशुक भी रेशमी वस्त्र को कहते हैं। याद करने के लिए मैं कौशेय को जोड़ देता हूं काशी से। काशी यानी बनारस, बनारस यानी बनारसी साड़ी माने रेशमी साड़ी, तो काशी से कौशेय, ये जोड़ने के लिए बता दिया। कशिका काशी की बोली है और कौशेय रेशमी वस्त्र को कहते हैं। चीनांशुक माने चीन का कपड़ा अर्थात रेशमी वस्त्र। आगे बढ़ते हैं 18 नंबर, जिसे प्राप्त करना कठिन है। मैं आपको बता दूं इसमें 2 उत्तर है, लेकिन जो सबसे बेस्ट है वही लगाना है। लगा, जिसे प्राप्त करना कठिन। तो भैया जब कहते हैं जिसे प्राप्त करना कठिन है, तो मास्टर साहब अप्राप्त जो प्राप्त न हो और अलभ है जिसे पाया ना जा सके। दुर्लभ और दुष्प्राप्य दोनों है मास्टर साहब, तो उत्तर क्या माना जाए? तो हमारी बात अपने मगज में धर लीजिएगा। सब वाक्यांश जब बनावे तो वाक्यांश में जिस शब्द का प्रयोग किया गया है, यदि उस शब्द का प्रयोग करते हुए कोई शब्द मिल जाए तो सबसे पहले उसी को टिक करेंगे। प्राप्त करना कठिन है, कठिन के लिए दुह शब्द लगाते हैं। दुह, दुह माने कठिनाई से, और प्राप्य माने प्राप्त होने योग्य, तो उत्तर दुष्प्राप्य हो जाएगा 100%। गुरुजी दुर्लभ भी तो ये होता है पाना कठिन है। अगर पाना कठिन है, अगर इसमें दुष्प्राप्य ना लिखा होता, प्राप्त करना, यहां प्राप्त शब्द लिखा है, तो प्राप्त से हम प्राप्य बना लेंगे। अगर ये वो क्या कहते हैं, अगर कंफ्यूज करना चाहेगा एग्जामिनर तो ऐसा सवाल बनाएगा, अदरवाइज दोनों में से कोई उत्तर लगा दें सही है। लेकिन अगर प्राप्त लैंग्वेज लिखी है
और प्राप्त लैंग्वेज के साथ दुर्लभ और दुष्प्राप्य दोनों लिखा है तो तुम्हारा रूल ये कहेगा कि तुमको दुष्प्राप्य लगाना चाहिए। यही समझ विकसित करनी है। बाकी सब है दुर्लभ भी, जिसको पाना कठिन है, जिसको पाना कठिन है भाव वही निकलता है। प्राप्त करना कठिन है, पाना कठिन है, कई बात है, लिखा रहता है जिसे पाना कठिन है, जिसको पाना कठिन है दुर्लभ, और प्राप्त करना कठिन है तो दुर्लभ है, साथ में दुष्प्राप्य। अगर ऑप्शन में दुष्प्राप्य मिल गया तो दुष्प्राप्य लगा दीजिए। दोनों समानार्थी हैं, लेकिन जो वाक्यांश की भाषा है उसके अनुसार उत्तर लगाया जाता है, याद रख लीजिएगा। हाँ, दोनों में से एक कोई ऑप्शन हो तो 100% लगा के चले, कोई दिक्कत है नहीं। इनमें से तत्सम तद्भव युग्मों में से कौन सा जोड़ा गलत है? ये तो कईयों बार रिपीट मारे हैं हम। घृतस्य तद्भवम घी, त्वरित का तद्भव तुरंत, उट का तद्भव ऊंट नहीं है, अर्धतृतीय ढाई हो जाता है, अर्धतृतीय अढ़ाई, अढ़ाई से ढाई बन जाता है। तो आप समझिएगा गुरुजी ये काहे गलत है। आपको याद भी होगा कालिदास वाली कहानी भी एक बार सुनाई थी, कोई महीने 1.5 महीने पहले शब्द पर चर्चा हुई है कहीं। उष्ट्र होता है, उष्ट्र का तद्भव क्या होता है? ऊंट होता है, ऊंट। तो उष्ट्र नहीं होता है, उष्ट्र होता है, उष्ट्र। अच्छे से याद कर लेना। और सवाल संख्या 20, खंग किस शब्द का पर्यायवाची है? खंग। दिए गए 4 ऑप्शन में से खंग किसका पर्यायवाची है? तो रत्न गर्भा, रत्न है जिसके गर्भ में, वो तो धरती हो जाती है, तो यानी ये पर्यायवाची खंग का नहीं है। अचला भी धरती हो जाती है, धरती भी धरती है। तो मास्टर साहब तो करवाल जो है वो उत्तर बचा। करवाल क्या है और खंग क्या है? तो खंग और करवाल हैं तलवार, खड्ग, शमशीर। क्या शमशीर पर शेर याद आता है? दम दमे में दम नहीं, अब खैर मानो जान की है जफर, ठंडी हुई शमशीर हिंदुस्तान की। जब बहादुर शाह जफर को रंगून में कैद किया गया है तो एक फारसी पढ़ा लिखा अंग्रेज जो थोड़ी शायरी कर लेता है, वो उनको ताना मारता है कि दम दमे में दम नहीं, अब खैर मानो जान की, अब दम बचा नहीं है, अब अपनी जान की खैर मनाओ। आए जफर है बहादुर शाह जफर, ठंडी हुई शमशीर हिंदुस्तान की, अब हिंदुस्तान की तलवार ठंडी हो चुकी है। बहादुर शाह जफर ने एक शेर लिखा था जो सदियों तक याद रखा जाएगा कि गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्ते लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। तख्ते लंदन तक चली है तेग हिंदुस्तान की, तेग तलवार का पर्यायवाची है। तो तख्ते लंदन तक जब ऊधम सिंह गए वहां लंदन में ठोक के आए थे, तो ये जज्बा जिस दिन पैदा हो जाएगा उस दिन तो सब हो ही जाना है। तो ये बहादुर शाह जफर का बड़ा बेहतरीन किस्सा है। तो एक तलवार, खड्ग, शमशीर ये सब पर्यायवाची, खंग, करवाल सब पर्यायवाची हैं आपस में। अगले बतकही परा में उसके पहले फिर बता देना चाहते हैं कि कल 6 जुलाई यानी इतवार को पूर्वाह्न 11 बजे प्रयागराज उत्तर प्रदेश ईश्वर शरण कॉलेज कैंपस में आप आ जाइएगा। ये सलोरी पुलिस चौकी के बगल में कैंपस के अंदर आप एंट्री करिएगा, दिख जाएंगे। दिक्कत आवे कोई इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको अगर आप स्कैन करेंगे तो वो लोकेशन आपको खट से पहुंचा देगा। और आपको एक और गजब बात बताएं, यह कक्षा पूरी रिकॉर्डेड है जी, कंप्लीट रिकॉर्डेड है। और ये हम रिकॉर्ड करके कई बजे, लगभग 11 बजे हम रिकॉर्ड करके इसको सेट कर दिए रहे और आपके लिए प्रीमियर लगा दिया था। तो आपने पूरा लाइव वाला रस लिया। हम जानते हैं कुछ लोग बीच में लिख रहे थे हाँ कि रिकॉर्डेड है, क्या रिकॉर्डेड है, सब नज़र है तुम पर। हाँ, हम 24 घंटा पहले भी तुम्हारा हाल जानते हैं कि तुम क्या लिख रहे हो, सारी नज़र तुम पर होती है। तो समझिए कि हम इस समय प्रयागराज में हैं। आप जब ये कक्षा देख रहे हैं तो हम प्रयागराज पहुंच चुके हैं और कल 11 बजे आइए मुलाकात करिए, मिल लिया जाए परीक्षा से पहले। जाते जाते बता देना चाहते हैं, गूगल प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन है हिंदी भास्कर भाई अमरनाथ। सचिवालय बैच है RO का, ये बैच ले लीजिए। आपका मैराथने देखने का मन करे, 4 लेक्चर रोज देखिए, 16 दिन में 16 चौके 64, 4 साढ़े 4 घंटे की एक मैराथन सेट करिए अपनी और 64 वीडियो देख डालिए। आप मास्टर हो जाएंगे हिंदी में, सारा कंसेप्ट कवर हो जाएगा और 10 टेस्ट सीरीज भी मिल जाएंगी आपको, इसकी भी कोई दिक्कत नहीं है। साफल्य बैच आपका RO का मेंस है, प्रीलिम्स निकाल के तुरंत आइएगा, बैच ले लीजिएगा। यह GS के हिंदी की टेस्ट सीरीज है। उसके अलावा निश्चय बैच है, CSAT बैच है। CSAT के लिए कम्युनिकेशन पढ़ाएंगे, CSAT के लिए हम आपको हिंदी पढ़ाएंगे। ये पढ़ लेंगे तो CSAT से निश्चिंत रहेंगे। पिछली बार भी जो लोग CSAT पढ़ के गए वो एकदम औलिया थे कि CSAT में डर नहीं है गुरुजी, और जब CSAT में 1 नंबर से रह जाता है दुख बहुत होता है। तो CSAT की तैयारी करने वाले ले सकते हैं। ये रिकॉर्डेड वर्दी बैच है और ये रिकॉर्डेड जूनियर असिस्टेंट बैच है। ये बैच आप लेंगे तो इसमें आपको जूनियर असिस्टेंट UPSSC के पैटर्न का, इसमें दरोगा के पैटर्न की पूरी पढ़ाई मिलेगी। बाकी और भी बहुत सारे बैचेस हैं, अपनी सुविधा से जो आप लेना चाहें वो ले सकते हैं। एप्लीकेशन ओपन करेंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा।
इतने तो समझदार रहिए हैं कि इस समय हम आपके कमेंट नहीं पढ़ रहे हैं, हाँ मतलब लाइव नहीं देख रहे हैं, तो इसलिए कमेंट ना करें। इजाज़त दें। सवेरे 11 बजे प्रयागराज के सभी छात्र, दूरदराज प्रयागराज के इर्द गिर्द रहने वालों से निवेदन है, आइए मिल लीजिए। तो ये मुलाकातें अच्छी लगती हैं, हम आपका चेहरा देख लेंगे, आप आईडी खेलते हैं, सामने आमने देख लिया जाएगा तो अच्छा लगेगा। खूब खुश रहें, मस्त रहें, बिंदास रहें, सदा सर्वदा आनंदित रहें। इतवार छुट्टी रहती है सामान्य की तरह, सामान्य दिनों की तरह। सोमवार से ऐसे ही कक्षा जैसे चल रही वैसे चलेगी, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें कि सोमवार को कहीं गड़बड़ाएगा, हम रविवार की रात तक लौटाएंगे, और रविवार की कक्षा नहीं चलेगी, सोमवार को चलेगी, और आगे से बीच में एक इतवार पड़ेगा, एक या दो, फिर वो इतवार भी चलेगी, इतवार भी छुट्टी नहीं करेंगे। 15 दिन बहुत होते हैं मजबूत कर देने के लिए तुमको। तो खूब खुश रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए, बाय बाय।